और अब बात करते हैं कि ऐसी घटना की जिसको वैसे तो बीते हुए दशकों हो गए हैं, लेकिन क्या वाकई में सिनेमा घर की स्क्रीन के ऊपर उसको एक बार फिर से जिंदा करने की कोशिश की गई। एक ऐसी घटना जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी भी पेंडिंग है, उसको लेकर हियरिंग हो रही है। 25 जनवरी 2025 के आसपास उस पर एक बार फिर से सुनवाई होगी, लेकिन हाई कोर्ट के अंदर जो फैसला आया और क्या वाकई में एक ट्रेन के अंदर अपने आप आग लगी, क्या वाकई में उस ट्रेन के दरवाजों को अपने आप किसी ने बाहर से बंद कर दिया, क्या वाकई में उस ट्रेन को जानबूझकर या कहीं बेवजह स्टेशन से 60-70 मीटर दूर जाकर रोका गया, क्या वाकई में उसके अंदर पेट्रोल नहीं डाला गया और क्या वाकई में जो 59 लोग मर गए, जिंदा मर गए, क्या वो एक हादसा था? क्योंकि उस दौर के अंदर राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था और अयोध्या से गोधरा के लिए ट्रेन जा रही थी और वो साबरमती एक्सप्रेस थी और उसके S6 कोच के अंदर आग लगती है। इसको लेकर जमकर सियासत होती है, लेकिन क्या वाकई में एक सच को सामने लाया गया जो अभी तक दबाया गया था? साबरमती हादसे में जो 59 लोग जल के मर गए थे, उनके बारे में बात करने आए हैं। गोधरा स्टेशन के पास जो कुछ भी घटित हुआ था, उस सच्चाई को कैसे झुटलाने का हर स्तर पर प्रयास हो रहा था, लेकिन आखिर वह सच्चाई सामने आई है। अब जरा सोचिए बयान के मायने क्या निकाले, क्या सच है और क्या झूठ, ये एक फिल्म तय करेगी। अहमदाबाद की FSL नहीं तय करेगी, नानावती आयोग तय नहीं करेगा, हाई कोर्ट तय नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट तय नहीं करेगा। और क्या अब हिंदुस्तान में कोई भी सच सिर्फ फिल्म के माध्यम से ही सामने आएगा, वरना जो सरकारें होंगी उनके आधार पर उस सच को झुटला दिया जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक दौर वो भी रहा जिसमें सरकार ने कहा कि भाई कोई आग नहीं लगाई किसी ने, ये शॉर्ट सर्किट से हुआ महज एक हादसा है। एक दौर वो भी रहा जहां कोर्ट के अंदर यह कहा गया कि उस बोगी के अंदर 200 से ज्यादा लोग थे, इसलिए 59 की जान गई। अगर उसमें उतने ही लोग होते जितने की रिजर्वेशन, तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। यहां तक झुटलाने की कोशिश की गई, लेकिन क्या फिर भी एक फिल्म के जरिए एक सच को सामने लाया गया है। आज बात इसी मुद्दे पर और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मीकांत पारिक जी, कांग्रेस प्रवक्ता पौरुष भारद्वाज जी और वरिष्ठ पत्रकार सुभाष शर्मा जी। शुरुआत करते हैं लक्ष्मीकांत जी आपके साथ। भाई टैक्स फ्री क्यों? अगर आपको लग रहा है कि एक ऐसा सच है इस फिल्म के अंदर जो सबको देखना चाहिए, तो इसको फ्री ही कर दीजिए और सरकार अपने तरीके से इसको प्रमोट करे कि आइए हम बीजेपी ऑफिस में दिखाएंगे, हम फला जगह दिखाएंगे, हम राइट्स ही खरीद लेते हैं, पूरे देश के अंदर दिखाएंगे फ्री में। देखिए, विषय राइट्स खरीदने का नहीं है, भाजपा कार्यकर्ताओं दिखाने का नहीं है। ये सच्चाई जो छुपी हुई सच्चाई थी। 2002 में सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, 2002 के अंदर मीडिया भी नहीं था। जिस प्रकार से गुजरात दंगों को बड़ा चढ़ाकर इस देश में दिखाया गया, लेकिन गोधरा कांड की बात कोई नहीं करता। गोधरा कांड के 59 शहीदों की बात कोई नहीं करता जो राम मंदिर के शहीद हो गए, उन पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई हो और जिंदा जला दिया गया, उनकी बात कोई नहीं करता। इस देश में नानावटी आयोग की सिफारिशों को नानावटी आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी, बनर्जी आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी, साथ ही सुप्रीम कोर्ट SIT ने अपनी रिपोर्ट दी। इन सब रिपोर्टों के आधार पर अपना निर्णय हुआ और लोगों को 31 से अधिक लोगों को इसमें सजा मिली और 11 से अधिक लोगों को फांसी की सजा भी मिली। लेकिन इस बात की सच्चाई को मीडिया के सामने आज देश के लोकतंत्र के द्वारा इस देश के सामने आना चाहिए कि आखिर क्या हुआ था। यदि विजेंद्र जी आपको ध्यान हो तो देश के अंदर तमस जैसा धारावाहिक भी दूरदर्शन पर चला करता था, इस पर ध्यान आप सबका होगा। लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि लोग जा रहे हैं, राजस्थान सरकार को साधुवाद देता हूं कि सरकार ने सनातन के लिए कम से कम इतना तो किया कि सनातन में किस प्रकार से हिंदुओं को, निर्दोष हिंदुओं को, उन राम मंदिर के शहीदों को किस प्रकार से शहीद कर दिया गया और किस प्रकार से मुस्लिम बस्ती के द्वारा जला दिया गया, ये दिखाने का प्रयास जो हो रहा है उसको कम से कम लोग देख पाए और आज समझ पाए कि 2002 के अंदर किस प्रकार से कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग, कांग्रेस विचारधारा के लोग मीडिया पर किस प्रकार से हावी रहा करते थे। क्यों नहीं मीडिया पर गोधरा के अंदर ये गोदी मीडिया की जब बात करते हैं तो उस समय क्या कौन सा मीडिया में गोदी में बैठा हुआ था, गोधरा की बात कोई क्यों नहीं करता था?
ये सच्चाई सामने आनी चाहिए। देखिए विजेंद्र जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि एक नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मुझे लगता है कि सरकार का और कुछ फिल्म निर्माताओं का आपस में समझौता हो चुका है कि भाई तुम हमें नोट कमा के दो और हम तुम्हें वोट कमा के देंगे। ये जब जब चुनाव का समय आता है तब तक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित फिल्म मेकर्स ऐसी फिल्में बनाते हैं, चाहे वो केरला स्टोरी रही हो, चाहे वो कश्मीर फाइल्स रही हो। और अभी जब देश में वर्तमान में महाराष्ट्र के, झारखंड के चुनाव चल रहे थे और पिछले दिनों जो हरियाणा वाले चुनाव हुए थे, उस दौर में इस फिल्मों की चर्चा आ गई कि जैसा कि अभी आपने शुरू में कहा, मैं उसी बात को, आपकी बात को दोहराना चाहूंगा कि क्या देश में घटी घटनाएं और वो भी जो पुरानी घटनाएं, उनको क्या तय एक फिल्म करेगी या कुछ नेताओं के स्टेटमेंट करेंगे या फिर हमारे आयोग तय करेंगे, हमारी कोर्टें तय करेगी, हमारी सुप्रीम कोर्ट तय करेगी? क्या आपको सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने तक का इंतजार नहीं था? और दूसरी बात, अगर ये विफलता भी रही तो ये दूसरी बात है। परुष भारद्वाज जी रुकिए, एक मिनट भाई, एक मिनट। दूसरी बात, 2006 में सरकार ने क्या कहा? मोदी जी 2006 में सरकार ने कोर्ट में क्या कहा? केंद्र में जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। अगर ये सरकारी तौर पर विफलता है तो इस नाते मुझे लगता है कि मोदी सरकार इस फिल्म को टैक्स फ्री करवा के, भाजपा शासित राज्यों में टैक्स फ्री करवा के अपने उन गुनाहों का प्रायश्चित करना चाह रहे हैं। ये लोग ये जो इनकी आत्मा पर इतना बड़ा बोझ बना पड़ा था, उसको ये लोग प्रायश्चित करना चाह रहे हैं। या चाह रहे हैं कि भाई जनता जो है वो किसी भी तरह हमारी जो गलत छवि बन गई वो लोगों के सामने हम कुछ सहानुभूति हासिल कर पाए। इनको तथ्यों पे इनका विश्वास नहीं है, ये आंकड़ों पे नहीं चलते, देश के न्यायालय पे इनका विश्वास नहीं है, ये चुनाव के समय बार्गेनिंग करते हैं, ये फिल्म निर्माताओं के साथ हाथ मिलाते हैं। मैं पूछना चाहूंगा विजेंद्र जी, केरला स्टोरी में सर दोनों काम कर रहे हैं आपके, गायब हुई, क्या ये का आंकड़ा नहीं है कि गुजरात के अंदर 40,000 कर रहे हैं आपके गायब थी, और केरला के अंदर जो 6,242 औरतें, जो 6,608 औरतें गायब हुई, उसमें से भी वहां की पुलिस ने 6,242 को ट्रेस कर लिया था। क्या ये तथ्यों पे नहीं है? क्या तथ्य माने जाएंगे या फिल्मों के जो, चलिए बात ही खत्म करते हैं ना भाई, आप बताइए, आप बताइए परुष भारद्वाज जी, सरकार द्वारा परुष भारद्वाज जी आप ही बताइए, पेट्रोल डाल के जलाया गया था या खुद जल गए थे? बताइए। मैं आपसे इस बात को कहना चाह रहा हूं, भाई बताइए ना, आज के वर्तमान दौर में और खास करके जब चुनाव चल रहे हैं उस समय इस तरह की बातों का क्या अर्थ है? एक सवाल पूछा है ना सर, देखिए विजेंद्र जी, एक सवाल पूछा है ना, वो खुद जल गए थे, पेट्रोल लेके गए थे, वहां खुद अपने ऊपर डाल लिया था या किसी ने उनको मारा था? एक जिम्मेदार संगठन, एक जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी, और यहां तक कि मैं आपको भी कहना चाहूंगा एक जिम्मेदार चैनल के नाते होने के नाते हमें जो मामला सब जुडिश है, मामला जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, मुझे लगता है कि हमें जो ये फिल्में, तो मोदी सरकार का क्या प्रेशर रहा होगा कि ऐसी फिल्में बन गई, जबकि अब तक की हमारी स्वस्थ परंपराएं रही है कि जो मामले कोर्ट में पेंडिंग होते हैं उन पे मुझे लगता है कि हमें सार्वजनिक वक्तव्य नहीं देना चाहिए घटनाओं पे। ठीक है, आप जवाब देंगे ही नहीं। सुभाष शर्मा जी, सुभाष शर्मा जी, मैंने वो दौर भी देखा है सर जब सरकार गई और कहा कि भाई ये एक हादसा है, किसी ने किसी को नहीं मारा है, शॉर्ट सर्किट हुआ है, जबकि अहमदाबाद की एफएसएल रिपोर्ट ने भी माना कि सीट नंबर 73 जो अंतिम सीट है वहां का टेम्परेचर 4 गुना ज्यादा था। बाहर से किसी ने पेट्रोल नहीं डाला, अंदर गए हैं, पेट्रोल डाला गया है, मारा गया है सबको, दरवाजों को बंद किया गया। यह तो एफएसएल की रिपोर्ट है, फिर भी उस वक्त की सरकारें कह रही थी कि नहीं यह शॉर्ट सर्किट है। तो क्या एक सच की तरह सामने अगर आ रहा है तो इसमें गलत क्या है? नहीं देखिए, सबसे पहले तो आपको नमस्कार और आपके सभी व्यूअर्स को नमस्कार। बात यह है कि जिस देश में अब तक हम ये बातें करते आए हैं कि राइट टू एक्सप्रेशन, मीडिया की फ्रीडम, तो फिल्म इंडस्ट्री भी चाहे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हों चाहे हम लोग हों, मीडिया ही कहलाता है। ठीक बात। तो मीडिया को अपना काम करने देना चाहिए। मीडिया यदि अपनी खोजपरक तरीके से कोई डॉक्यूमेंट्री बनाता है, कोई फिल्म बनाता है, कोई शॉर्ट फिल्म बनाता है, कोई सीरीज बनाता है, तो उसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी को एतराज नहीं होना चाहिए। जहां तक बात तथ्यों की है तो इसमें डिस्क्लेमर ऑलरेडी है कि ये एक तरह से घटनाओं के ऊपर आधारित है, लेकिन इसका फिल्मांकन है, ड्रामेटाइजेशन है। इसको हम उस तरह से ना लें कि कल को कोर्ट में इसकी कोई गवाही मान्य होगी। कोर्ट अपनी तरीके से काम करता है, आप हम सब जानते हैं। दूसरी बात ये रही कि यदि इसको कोई पॉलिटिकल पार्टी ये कह रही है कि गोधरा कांड का सच सामने आ गया है, तो व्यूअर तय करेगा कि वो किस तरह से ड्रामेटाइजेशन है, किस तरह से घटनाओं को जोड़ा गया है। ऑल्दो आई हैवंट सीन द फिल्म, बट जिस तरह से ट्रेलर दिख रहे हैं, जिस तरह से, तो वो सत्य घटना के आधार पर इसको बताया गया है। देखेंगे इसको कि किस तरह की फिल्म बनी है। लेकिन जहां तक चर्चाओं का सवाल है, चर्चाओं में यह बात आ रही है कि गोधरा कांड के ऊपर यह फिल्म बनी है। बात यहां यह कि गुजरात आजादी के बाद से ही दंगों का एक एपिसेंटर रहा है। यदि हम 1947 के बाद से देखें तो गुजरात में दंगों की एक लंबी फहरिस्त है और उसका कुछ कारण है, वहां कुछ ऐतिहासिक कारण है। जूनागढ़ उसका एक मुख्य कारण रहा है, जूनागढ़ रियासत का। और दूसरी बात, गुजरात
मुंबई प्रोविंस का अंग्रेजों के टाइम में एक हिस्सा था, जिसमें महाराष्ट्र था, गुजरात था और पाकिस्तान का गुजरात था और सिंध का कुछ पार्ट था। तो यदि आप डेमोग्राफिक वो देखें, कल्चरल कुछ देखें, तो गुजरात से ही मोहम्मद अली जिन्ना थे और गुजरात से ही महात्मा गांधी थे। तो ये भी एक बात है वहां। दूसरी बात यह है कि गुजरात के दंगों के ऊपर अब तक कांग्रेस शासित रिजीम की यदि बात करें तो इतने दंगे हैं जिसकी फहरिस्त की कोई काउंट करना मुश्किल है। यदि इसी दंगे की बराबरी करें हम तो 1969 में कांग्रेस राज में हितेंद्र भाई जब मुख्यमंत्री थे तो बड़ा दंगा हुआ, 2000 से ज्यादा लोग मारे गए, तब कोई बात नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट की वजह से एक एसआईटी जरूर गठित हुई थी, लेकिन ऐसा कोई बवेला नहीं बचा। हितेंद्र भाई को हत्यारा नहीं कहा गया, किलर नहीं कहा गया। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जब बने वहां के चीफ मिनिस्टर तो उनके ऊपर सारा तमगा डाल दिया गया कि भाई आपने कराया है। हितेंद्र भाई को कभी नहीं कहा गया कि दंगा आपकी वजह से हुआ। भाई दंगा तो हिंदू मुस्लिम की वजह से हुआ है। ये गोधरा कांड भी हिंदू मुस्लिम की वजह से हुआ है। कार सेवा के ऊपर जब पाकिस्तान में आग लगी पड़ी थी तब ये सारा का सारा खेल यहां शुरू होता है। और ये पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर जो टेररिज्म है, देखिए भारत में जो मुसलमान रहता है 98% के आसपास कन्वर्टेड है। वहाबी मूवमेंट के बाद ये जो भारत में एक नई फिजा बनी है, ब्रिटिशर्स के टाइम में ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल किया, लेकिन फिर भी उतने दंगे नहीं हो पाए। लेकिन मैं मूल सवाल पर आता हूं वापस। आपने एक इतिहास की अच्छी जानकारी दी है, पर मेरा सवाल यह है कि घटना जो घटती है वो एक ही तरीके से घटती है सर, लेकिन जो सियासतदान होते हैं उसके आयाम को अपने हिसाब से डालते हैं। भाई या तो शॉर्ट सर्किट हुआ होगा या पेट्रोल डाला गया होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते ना। और जब एफएसएल की रिपोर्ट कह रही है कि भाई उसके अंदर पेट्रोल डाला गया कोच नंबर 73 के आसपास से, और जब बाकायदा नानावती आयोग ने भी माना कि हां उसके अंदर आग लगाई गई, उसके बावजूद क्या एक दौर देश ने नहीं देखा जब इसको पूरे को फैब्रिकेट करने की कोशिश की गई? देखिए इसके बाद में एक हिंदू भगवा आतंकवाद भी नया एक टर्म दिया गया, एक नई टर्मिनोलॉजी घड़ी गई, सैफ्रॉन टेररिज्म। सैफ्रॉन टेररिज्म। दूसरी बात यह कि अब आप देखिए एक पॉलिटिकल पार्टी ये कह रही है कि बटेंगे तो कटेंगे। इसके बावजूद इस देश में क्या हिंदू एक हो पा रहा है? क्या जिस जातियों में बटे हुए समाज में अभी भी इतना कोई बात नहीं है। लेकिन गोधरा का जब कांड गांव-गांव तक पहुंचा तो वहां पर दलित समेत हिंदू समाज पूरा आक्रोशित हुआ कि भाई हमारे राम मंदिर की कार सेवा में गए हुए लोगों को इस तरह से जिंदा जलाया गया था, तो ये कौन सी बात हुई? तो कहने का मतलब मेरा यह है कि घटना के ऊपर पर्दा सरकार चाहे कैसे डाले। जहां तक बात सियासतदानों की है, सियासतदानों के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा, हालांकि अब वो इस देश में नहीं है। विजय माल्या ने एक बार प्रेस ब्रीफिंग में कहा, प्रेस रिपोर्टर्स ने पूछा कि भाई आप राज्यसभा में इतना बड़ा लंबा चौड़ा खर्चा करके क्यों पहुंचे हो, इसका कारण क्या है? तो उन्होंने कहा कि भाई मैं देश के सबसे बड़े एलिट क्लब में पहुंचना चाहता था, मैं वहां पहुंच गया। विजेंद्र जी, छतों पर भीड़ नहीं होती है, छतें खाली हैं, और छतों पर भीड़ इसलिए नहीं होती है कि छतों पर पहुंचना, मैं उस मायने में बोल रहा हूं, इसकी टर्मिनोलॉजी, छतों का मतलब यह है कि आदमी अक्रॉस द बोर्ड जाकर वहां तक पहुंचता है, सियासतदान वहां पहुंच जाते हैं, उनको इस बात से मतलब नहीं है। इस तरीके से लिया जाए कि भाई फिल्म है, सत्य घटना पर आधारित, सत्य के आसपास है, इसको स्वीकार सबको करना चाहिए। पॉलिटिकल लोगों का एक ही काम है साहब, पॉलिटिकल रोटी सेकना। पॉलिटिकल रोटी के लिए गर्म तवा करना, और गर्म तवे पे नीचे किस तरह का ईंधन जाएगा इसका मतलब आपसे हमसे नहीं है, वो तय करते हैं खुद, और फिर वो सीढ़ी तय करते हैं छतों में जाने की। भाई कोई एक गाइडलाइन है क्या कि किस फिल्म को हम टैक्स फ्री करेंगे और किसको नहीं करेंगे? क्योंकि बहुत बेहतरीन फिल्में भी आई हैं सर जो देश को देखनी चाहिए, लेकिन वो टैक्स फ्री नहीं है, तो कोई गाइडलाइन तय है क्या इसको लेके? गाइडलाइंस जिस प्रकार की सरकार की मंशा और सरकार की इच्छा शक्ति, और सरकार किस चीज़ को चाहती है कि किस फिल्म का किस हिसाब से सामने आना चाहिए, किस पर टैक्स फ्री करना चाहिए, वो निर्णय सरकार का अपना होता है। लेकिन मेरा सीधे तौर पर मानना है कि जिस प्रकार से गोधरा के बारे में चर्चा कर रहे थे, आप सब लोग कर रहे थे, वृद्ध हिंदुस्तान को, पूरे हिंदुस्तान को इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए, ये हम सोचते हैं। गोधरा का सामने आना चाहिए, किस प्रकार से अमन गेस्ट हाउस में 40 लीटर पेट्रोल उसके बाद मिलता है, और किस प्रकार से बाहर से साइकिल बंद करके, अभी आपने कहा S6 और S7 के अंदर, जिस पर सीट नंबर 73 पर, उसके बाद के अंदर लाइव डिटेक्टिव, और जिस प्रकार से मैं बताऊं कि इसका नाम था मुल्ला अमरजीत और हाजी बिबाल और फारूक बना, जिस प्रकार से इन लोग लाइव डिटेक्टिव, और जिस प्रकार से सामने आता चला गया, उसके बाद इस फिल्म में खास बात आपको देखने को जरूर मिलेगी विजेंद्र, जो आजकल लोग हल्ला मचाते हैं, ईडी सामने मुख्यमंत्री पेश हो गए, ये हो गया वो हो गया, लेकिन सच बिल्कुल सामने आना चाहिए कि जिस प्रकार से वर्तमान प्रधानमंत्री और तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री को 9 घंटे तक एसआईटी के सामने बैठना पड़ा, उनके सामने हाजिर लगाई, जिस पर बैठे होते पूछताछ भी हुई। तो मैं समझता हूँ ये फिल्म में दिखाया गया है। वर्तमान में जिस प्रकार हल्ला बार बार लोग मचाते हैं
कि इसको भ्रष्टाचार के आरोप में जिन लोगों से पूछताछ होती है उस पर प्रश्न खड़ा करते हैं। तो मैं समझता हूं सीधे तौर पर कि फिल्म के अंदर कुछ न कुछ सच्चाई को दिखाने का प्रयास किया गया। सच्चाई की बहुत पास से फिल्म है, इसलिए टैक्स फ्री फिल्म होनी ही चाहिए थी ये फिल्म। और जिस प्रकार गोधरा के अंदर नहीं, मैं यही कह रहा हूं भाई, अगर सरकार टैक्स फ्री कर रही है इसका मतलब ये है कि भार तो जनता का ही है और पैसा भी जनता का ही है। जनता को देखनी चाहिए सच्चाई। हिंदुस्तान की 80% से अधिक जो जनता है वो इस फिल्म को देखना चाहती है। उस फिल्म को टैक्स फ्री क्यों नहीं होना चाहिए जी? यदि तमस जैसा सीरियल इस देश के अंदर दूरदर्शन पर दिखाया जा सकता है तो गोधरा पर बनी फिल्म को तो बिल्कुल फ्री ही कर देना चाहिए। ये मेरी मांग है सरकार से। अरे सर, मैं बहुत दूर नहीं जाऊंगा। इस देश ने हाल ही में जो आई थी ना रामायण आदि पुरुष, वो भी देखी है और उसमें प्रभु श्री राम के चरित्र को कैसे दिखाया गया ना, ये भी देखा है सर। रामायण को भी देखा। बीजेपी रोक नहीं पाई थी। एक तरफ राम मंदिर बन रहा था और दूसरी तरफ आदि पुरुष बन रही थी। योगेंद्र जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उसी सत्य को स्वीकार करना चाहती है जो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष होता है। आखिर अभी हमारे पत्रकार साहब कह रहे थे, बोले कि अपनी इच्छाओं के अनुसार अपनी सुविधाओं के अनुसार राजनीति करते हैं। ये इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। अभी विजेंद्र जी, आपने शुरुआत की थी इस बात से, बोले कि अगर आपको ये फिल्म इतनी अच्छी लग रही है तो भारतीय जनता पार्टी ने इसके राइट्स क्यों नहीं खरीदे? भारतीय जनता पार्टी ने इसको जनता को फ्री में क्यों नहीं दिखाया? नहीं दिखाया। इन्होंने जनता के सरकारी टैक्स से टैक्स का नुकसान किया। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने कृषि उपकरणों पे आपने टैक्स लगा रखा है, आपने शिक्षा पे टैक्स लगा रखा है, शिक्षा के साधनों पे टैक्स लगा रखा है, आपने कॉपी किताबों पे टैक्स लगा रखा है, आपने दूध दही घी पे टैक्स लगा रखा है और आपने अंतिम संस्कार करने की क्रियाकर्मों की सामग्री पे आपने टैक्स लगा रखा है। लेकिन जो फिल्म आपको सूट करती है, आपकी राजनीतिक विचारधारा को सूट करती है, उसको आप टैक्स नहीं करते। विजेंद्र की सत्ता के दर्जा दुर्व्यवहार है जो भारतीय जनता पार्टी उसको दिखाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी को उसके राइट खरीदना चाहिए और उसके बाद शहीदों को फ्री में दिखानी चाहिए। सरकारी पैसे का दुरुपयोग करने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोई हक नहीं है। और मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि अगर आपको फ्री करना है तो आप दूध दही फ्री कीजिए, संस्कार की सामग्री मुफ्त कीजिए। आप देश के कृषि उपकरणों पर लगने वाले टैक्स को हटाइए, उसके आप कीजिए। कांग्रेस पार्टी आपका समर्थन करेगी, पर दूसरी जगह आपके द्वारा गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। आपके द्वारा गड़े मुर्दे 25 साल का है, उसको गड़े मुर्दे हो गए। यदि उस सरकार शहीद होकर गड़े मुर्दे और जीएसटी क्यों लगाई गई? कोरोना में मेरे रिश्तेदार क्यों मारे गए? क्यों ऑक्सीजन का बावरा, क्यों इलाज का बावरा, क्यों वेंटिलेटर का बावरा? और देश का जवान जो है, देश का युवा जो है, वो पुलवामा पे जवाब चाहता है कि पुलवामा को किसने मारा और क्यों भारत सरकार ने पाकिस्तान की आईएसआई को बुला करके पठानकोट का हमला करवाया? जवाब इस बात के देने चाहिए आपको। हिंदुत्व है, पुरुषत्व है और भारतीय जनता पार्टी के देखिए सबसे बड़ी बात बनाने वाले डिस्क्लेमर डाल दिया। फिल्म बनाने वाले एक मिनट भाई, पौरुष भारद्वाज जी, गहलोत सरकार में कितनी फिल्में टैक्स फ्री हुई? कितनी हुई? बात देखिए, सोचकर की गई विजेंद्र जी, बात सोचकर की गई सर। तब याद नहीं आया किसानों की सब्सिडी, तब याद नहीं आया किसानों के उपकरण आपको देना चाह रहे हैं। याद नहीं आया? क्या देश के न्यायालय पे हमें भरोसा नहीं करना चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट के हम मानहानि नहीं कर रहे इस तरह से बातें करके? क्या सुप्रीम कोर्ट में जो मामला पेंडिंग है, क्या वो एक फिल्म का नेता या कांग्रेस पार्टी का नेता या टीवी चैनल साबित करेंगे इस बात को कि गोदारा में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था? और अगर गोदारा विफलता है तो भारतीय जनता पार्टी की विफलता है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी दोनों रुकिए भाई, सुभाष शर्मा जी, उनकी इतिहास जो है, एक मिनट सर, इतिहास दो तरीके के डॉक्यूमेंट पर होता है, एक क्लासिफाइड और एक अनक्लासिफाइड। क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को जिस हद तक टेम्पर किया जाता है ना सर, उससे कभी सच सामने आता ही नहीं है, क्योंकि जो सत्ता में होता है वो अपने हिसाब से क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को तैयार करता है। अनक्लासिफाइड कम से कम उसके बॉर्डर लाइन के नजदीक होता है, जो सच होता है। क्या हम इनको ऐसे ही माने कि भाई गोधरा कांड तो सबने पढ़ा है, लेकिन हकीकत क्या है उसके आसपास तक पहुंचने की कोशिश की जाए? कि इस सरकार जो है, ये सरकार जो है वो अनक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को क्लासिफाइड करने की प्रयास कर रही है। सुभाष शर्मा जी, देखिए बात करते हो ना। एक मिनट भाई, रुक जाइए, बोलिए सर, बोलिए। बात यहाँ क्लासिफाइड और अनक्लासिफाइड डॉक्यूमेंटेशन की नहीं है, ये देश की कोई सुरक्षा का रक्षा का मामला नहीं है। बात ये यदि यही होता क्राइटेरिया तो फिर हम सब मीडिया वाले लोग क्या कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में तो सारे मामले पेंडिंग है, फिर तो हम रिपोर्टिंग कर ही नहीं सकते, फिर तो हम आर्टिकल लिख ही नहीं सकते। तो मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री भी एक मीडिया है। जहां तक बात यह है
कि इस वक्त इस फिल्म का बनना, तो फिल्म तो आज एक बात बताइए, 2002 का ये कांड है, 2022 मतलब 2024 में 22 साल के बाद भी यदि फिल्म न बनेगी तो क्या 100 साल बाद बनेगी? ठीक बात। और दूसरी बात यह है कि फिल्मों का इतिहास और सहूलियत की राजनीति के तहत इतिहास बनवाना, लिखवाना, दिखवाना, यह सब हमारे यहां परंपरागत काम है, सुविधा की राजनीति के हिसाब से चलता है। आप मुझे बताइए, यह फिल्म आई मुगले आजम, एक पेशे से दर्जी का काम करने वाला कमरुद्दीन आसिफ इसको बनाता है, जिसके पास कोई पैसे का जुगाड़ नहीं था। पैसे कहां से आए? और आमेर की पूरी इस फिजा को बदला गया, यहां पर फोन किए गए ऊपर से कि यह काम कराना है, क्योंकि रॉयल सत्ताओं की जड़ें उखाड़ना था, तो अपना नैरेटिव चला गया। परिवार नियोजन के लिए गांव-गांव में फिल्में दिखाने का काम था। उनमें कौन सी फिल्में दिखाई जा रही थी? ये फिल्में ऐसी ही दिखाई जा रही थी जो नैरेटिव बेस्ड थी। और दूसरी बात, जहां तक टैक्स फ्री करने की बात है, टैक्स फ्री करना सरकारों का काम है, हमें उनमें नहीं पड़ना है। वो क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, कांग्रेस आती है अपने हिसाब से करती है, बीजेपी आती है वो अपने हिसाब से करती है। जहां तक बात है डॉक्यूमेंट्री दिखाने का या फिल्म बनाने का, इसमें किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। ये मीडिया का प्रथमतः काम है। करता है, कर ले कि भाई सही है या गलत है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए लक्ष्मीकांत जी, आपका भी शुक्रिया। पौरुष भारद्वाज जी, आपका भी शुक्रिया। फिल्म देखकर आइए, क्योंकि फिल्म देखकर आने से आपको कई सवालों के जवाब मिलेंगे। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। साबरमती हादसे में जो 59 लोग जल के मर गए थे, उनके बारे में बात करने आए हैं। गोधरा स्टेशन के पास जो कुछ भी घटित हुआ था, उस सच्चाई को कैसे झुटलाने का हर स्तर पर प्रयास हो रहा था, लेकिन आखिर वह सच्चाई सामने आई है।